बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू 9th बायोलॉजी क्लास। बेटा 9th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स वो हमने शुरू किया हुआ है। पेज नंबर है आपके पास 131 और जो टॉपिक बेटा आज हमें डिस्कस करना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। लास्ट टाइम बेटा हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है, उसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि उस फर्मेंटेशन की या एनएरोबिक रेस्पिरेशन की आपके पास इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेटा सबसे पहली बात तो आप ये याद रखें कि ये माना जाता है कि जैसे ही ज़िंदगी की इब्तदा हुई ज़मीन पे तो वहाँ पे फ्री ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। ठीक है, तो शुरू में जितनी भी एनर्जी प्रोडक्शन हुई आपके पास वो सारी की सारी एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हुई। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे के सारे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी हासिल करते थे। ठीक है, चलें, ये पहली बात आ गई यहाँ पे कि व्हेन लाइफ इवॉल्व्ड ऑन अर्थ द अर्ली लैंड और वाटर हैबिटेट डिड नॉट हैव एनी फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, नो फ्री ऑक्सीजन। शुरू में बेटा हमारे पास नो फ्री ऑक्सीजन व्हेन लाइफ इवॉल्व, जब ज़िंदगी शुरू हुई थी तो फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, तो जितने भी आपके पास ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्रोड्यूस करते थे वो एनएरोबिकली करते थे। ठीक है, अब यहाँ बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एनएरोब्स, व्हाट आर एनएरोब्स। बेटा अब हम देखते हैं कि आज के दौर में, अब की लाइफ में जो फ्री ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट है, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो फ्री ऑक्सीजन मौजूद होने के बावजूद भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एनएरोब्स कहते हैं। क्लियर हो गया? चलें, इसकी डेफिनेशन बेटा अगर हम देखें, इवन टुडे व्हेन फ्री ऑक्सीजन इज अवेलेबल सम ऑर्गेनिज्म get energy from anaerobic respiration. ठीक है, when free oxygen is available, when free oxygen is available but organism use anaerobic respiration to produce energy. Such organisms are called anaerobes. ठीक है, एग्जाम्पल है इसकी हमारे पास बैक्टीरिया एंड सर्टन फिंजाई। ठीक है, some bacteria and some fungi, some bacteria and some fungi। ठीक है, मतलब हमारे पास फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल भी है, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ ऐसे हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे ही जो है वो डिपेंड करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, एनएरोब्स कह देते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा बेटा क्या इंपॉर्टेंस है आपके पास इस फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटिंग एबिलिटीज ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। डिफरेंट जो फर्मेंटिंग एबिलिटीज हैं, फर्मेंटिंग एबिलिटीज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई यूज फॉर मैनकाइंड, मतलब इंसान के लिए इनकी जो डिफरेंट जो फर्मेंटिंग एबिलिटीज हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्मेंटिंग पाउडर ऑफ बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर मेकिंग चीज़। ठीक है, फॉर मेकिंग चीज़, फॉर मेकिंग चीज़। इसी तरह से बेटा एंड योगर्ट, जो बैक्टीरिया की आपके पास फर्मेंटिंग एबिलिटी है, जो बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन पाउडर है उसको यूज़ करते हुए हम चीज़ भी बना रहे हैं और योगर्ट भी बना रहे हैं। इसी तरह से फर्मेंटिंग इन यीस्ट इज यूज्ड इन ब्रीविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, यीस्ट को बेटा हम यूज़ कर रहे हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री में, डिफरेंट तरह के जो मशरूबात हैं वो बनाने में, और जो बेकिंग इंडस्ट्रीज हैं
बेक करने वाली जो है उसमें बेकिंग इंडस्ट्री जैसे कि पिज़्ज़ा की डो है, ये डिफरेंट जो आप ख़वातीन को ये ज़्यादा पता होगा कि जो घरों में आप चीज़ें यूज़ करते हैं जिनको आप केक बेक करते हैं, तो बेटा वो भी जितनी भी बेकिंग इंडस्ट्री है उस सब के सब में क्या यूज़ होती है, यीस्ट। ठीक है, चलें। इसके अलावा बेटा यहाँ पे एक और मेंशन है कि सोया सॉस इज मेड थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ द फंगस एस्परजिलस। ठीक है, सोया सॉस बेटा ये जो है आपके पास सोया सॉस, ये एक हमारे पास एक फंगस है एस्परजिलस, उसकी फर्मेंटिंग एबिलिटी को यूज़ करते हुए हम ये क्या करते हैं, सोया सॉस को बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एक दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन या व्हाट इज फर्मेंटेशन, गिव इट्स इम्पोर्टेंस। तो बेटा आपने इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। चलें बेटा, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म, उसको बेटा आपने ध्यान से समझना है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो बेटा अब हम देखते हैं कि ये रेस्पिरेशन है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके कितने स्टेप्स हैं। तो बेटा पहली बात तो याद रखें, रेस्पिरेशन दो तरह की है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड दी एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे हम एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में देखें, क्यों, क्योंकि कुछ पार्ट जो है वो एनारोबिक और एरोबिक में सेम होता है, ग्लाइकोलाइसिस वाला, लेकिन जो डिटेल जो आपके पास जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपके पास ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, दूसरा पार्ट होता है आपके पास क्रेब्स साइकिल, ठीक है, और थर्ड पार्ट होता है बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब देखें ये जो ग्लाइकोलाइसिस है बेटा ये एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है, एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है, लेकिन ये जो नीचे वाले दो हैं ये सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलें अब बेटा ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस सिंपली ग्लूकोज मॉलिक्यूल का दो पाइरुविक एसिड में डिवाइड हो जाना है। ये हम पढ़ के आए हैं पीछे, ठीक है। सिंपली क्या होगा, आपके पास ग्लूकोज, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास ATP भी बनेगा, ATP, और आपके पास NADH भी बनेगा। यहाँ से जब ADP हम ऐड करेंगे, ADP डाइफॉस्फेट, ठीक है, इसी तरह से जब NAD पॉजिटिव, तो यहाँ पे ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, और जो NAD है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, ठीक है। ये कहाँ भी हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, बेटा ये होता है आपके पास साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तो यही जो है रेस्पिरेशन का वो स्टेप है जो एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी बेटा जी ये होता है। क्लियर हो गया। चलें, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस स्टेज। ये बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस स्टेज। मतलब ये जो स्टेज है इस पे ऑक्सीजन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से ये जो मैकेनिज्म है ग्लाइकोलाइसिस का, ये एनारोबिक में भी होता है और एरोबिक में भी होता है। मतलब ऑक्सीजन हो या ना हो, ये जो स्टेप है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है। क्लियर हो गया। चलें जी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन ऑन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द पाइरुविक एसिड। क्लियर हो गया। अब आते हैं क्रेब्स साइकिल की तरफ। जो क्रेब्स साइकिल है बेटा आपके पास, इसमें क्या होता है कि पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन यहाँ पे आपने बात ये याद रखनी है, क्या बना है हमारे पास, पाइरुविक एसिड। अब इसी पाइरुविक एसिड ने एंटर होना है किसमें, क्रेब्स साइकिल में। ये जो पाइरुविक एसिड है यही एंटर होगा किसमें, क्रेब्स साइकिल में।
क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले ये जो पाइरुविक एसिड है आपके पास, ये कन्वर्ट होता है आपके पास 2 कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। बिफोर एंटरिंग इन क्रेब्स साइकिल पाइरुविक एसिड इज चेंज्ड, ये बात बेटा यहाँ पे नोट कर लें। बिफोर एंटरिंग इन क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले ये जो पाइरुविक एसिड है चेंज हो जाता है 2 कार्बन कंपाउंड में। वैसे ये कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 कार्बन कंपाउंड में। बिफोर एंटरिंग इन क्रेब्स साइकिल क्या होगा आपके पास? पाइरुविक एसिड इज चेंज्ड इनटू 2 कार्बन कंपाउंड। पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन कंपाउंड, और उस 2 कार्बन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA बेटा ये आपने याद रखना है कि जो पाइरुविक एसिड है वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं हो सकता, पहले वो किसमें कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम A में, ठीक है। फिर क्या होगी बेटा? एसिटाइल CoA की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होगा आपके पास? कंप्लीट ऑक्सीडेशन अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ATP NADPH, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगी आपके पास? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या क्या बनेगा आपके पास? ATP NADH और FADH2 बेटा ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको अभी हम आगे जाके डिटेल में देखते हैं। सो बेटा क्या होगा? पहले जो पाइरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एसिटाइल CoA में, ठीक है। एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और बेटा जी क्या यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बनेगा? ATP NADH प्लस FADH2, यहाँ पे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। क्लियर हो गया? चलें जी, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया 2 पाइरुविक एसिड में, ठीक है। वही पाइरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले कन्वर्ट होता है किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम A में। फिर उसी की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है और आपके पास बेटा जी डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं ATP NADH FADH वगैरह बन जाते हैं। अब क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रहा होता है? ये होता है बेटा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया बेटा पढ़ के आए हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म में, जो आपके पास क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इंपॉर्टेंट, थर्ड स्टेप, वो है आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें क्या होता है? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं किसकी तरफ? ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट टू दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। जब बेटा हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो जो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से गुजरते हैं तो क्या होता है? आपके पास एनर्जी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं बेटा? आपके पास जो NADH है या FADH2 है, ये हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो बेटा ATP की फॉर्म में जो एनर्जी है वो क्या होती है? रिलीज होती है। क्लियर है? रीड करते हैं। इन द फाइनल स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सिंपली ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देना है? ट्रांसफ़र कर देना है। क्या होता है? इन दिस स्टेप NADH एंड FADH2 रिलीज इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयन, मतलब इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो यहाँ से रिलीज होते हैं। और रिलीज होने के बाद क्या होता है? These electrons are taken up by the series of electron carrier. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। क्या होगा फिर जी? दे लूज एनर्जी विच इज यूज टू बी सिंथेसाइज्ड ATP, ठीक है। एट द एंड ऑफ चेन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयंस कंबाइन
विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड फॉर्म द वाटर। क्लियर हो गया। चलें दोबारा से देखें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि NADH और FADH2 वो अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और फिर वही जो आपके पास हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू, तो क्या होता है, दोबारा से मैं चलें आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बेटा इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास NADH और ये है FADH2। बेटा ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते हैं किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद हैं, जहाँ से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो बेटा ये जो प्रोसेस होगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र का, इसके नतीजे में यहाँ से रिलीज होगी एनर्जी। क्या रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी, और वही जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ATP की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया। चले अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, NADH2 प्लस FADH। तो ये जो आपके पास कब बने थे, ड्यूरिंग दी क्रेब्स साइकिल। तो ये जो हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, आपके पास ATP में, ठीक है, और वाटर में, H2O प्लस ATP। अब देखिए क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए, हाइड्रोजन आइटम लूज कर दिए हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, NADH कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव में, और FADH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, FAD पॉजिटिव में, क्योंकि इन्होंने अपने जो हाइड्रोजन हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्होंने क्या कर दिए हैं, रिलीज आउट कर दिए हैं। सो ये है बेटा आपके पास कंप्लीट मैकेनिज्म किसका, मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन, जिसमें हमने 3 स्टेप्स डिस्कस किए हैं। पहला स्टेप था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, सिंपली जो एक ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में, ठीक है। पहला स्टेप है बेटा, दोबारा से देख लें, पहला स्टेप है आपके पास ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या है, ग्लूकोज ने बेटा कन्वर्ट हो जाना है किसमें, पायरुविक एसिड में, ठीक है, और यहाँ पे बेटा ATP प्रोडक्शन भी होती है इसके साथ साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है कि यही पहले जो बेटा पायरुविक एसिड है, बिफोर एंटरिंग इनटू क्रेब्स साइकिल इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है, एसिटाइल CoA, ठीक है, एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है, फिर इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब होती है तो यहाँ पे क्या बनते हैं, FADH2 प्लस NADH प्लस ATP, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्रेब्स साइकिल, स्टेप 1 ये, स्टेप 2 क्रेब्स साइकिल। अब स्टेप 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये जो आपके पास FADH2 और NADH प्रोड्यूस हुए हैं बेटा, ये जब पास करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, तो मैंने बताया कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन कैरियर से मूव करेंगे तो क्या ATP प्रोडक्शन होगी और उसके साथ साथ वाटर प्रोडक्शन, और ये जो NAD या FADH हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे NAD पॉजिटिव में प्लस FAD पॉजिटिव में, ठीक है। जहाँ पे भी आपके पास ATP प्रोडक्शन होगी उसके लिए बेटा यहाँ पे एडिशन होगी किसकी, ADP की। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से अगर FADH की प्रोडक्शन होनी है तो यहाँ पे FAD पॉजिटिव यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है, FAD पॉजिटिव प्लस NAD पॉजिटिव, ये यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी ATP बना है तो ADP भी यहाँ पे बेटा क्या होगा, ऐड होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन।